ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। हो गया ना। ठीक है, एक मिनट। यस। करें स्टार्ट। या। गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स एंड आवर जेपीएस क्लाइंट्स। आज हम एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी और बिहेवियर पर हम एक आज ये वीडियो करेंगे, क्योंकि आज तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टर बिहेवियर है। और इस वीडियो की स्टार्ट हम करेंगे बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु और मोटिवेटर या उनका वैल्यू इन्वेस्टिंग ज्यादा फॉलो किया उन्होंने। उनका एक स्लोगन था कि द इन्वेस्टर चिप प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। इस टॉपिक पर हम आज का सब्जेक्ट कवर करेंगे। और आज का सब्जेक्ट कवर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के नेशनल ट्रेनिंग हेड हरिहरन के आर। तो उनका अगर एजुकेशन बैकग्राउंड देखते हैं तो एमबीए किया है, एमबीए के साथ सीएफपी और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। अभी उनका एक्सपीरियंस 2007 से इस ट्रेनिंग और फिनेंशियल मार्केट रिलेटेड फील्ड में है। और आज तक उन्होंने 2007 से अराउंड 1000 ऐसे सेमिनार्स किए हैं, जिस पर उन्होंने मोर देन 2 लाख लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग पर अवेयर किया है। और वो खुद एक राइटर है, मोटिवेटर, स्पीकर है। तो ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हमें आज मिली है। तो सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू। थैंक यू तो आज का सर। एक, यस, तो होपफुली आज जो मार्केट कंडीशन या ओवरऑल मतलब 100 साल पहले भी इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद की सोच या बिहेवियर था। और आज से आगे 100 साल बाद भी वही प्रॉब्लम रहने वाला है। तो बिल्कुल। हाँ, तो इस टॉपिक पर हम आज जनरली कवर करेंगे कि बेसिक एक स्टार्ट करते हैं कि एज अ इन्वेस्टर बिहेवियर और फिनेंशियल बिहेवियर और इकोनॉमिक टर्म में बिहेवियर जो बोलते हैं वो एक्चुअल होता क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें मौका दिया। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है राम जी। इन्वेस्टर बिहेवियर, तो बिहेवियर की हम बात करें तो सिंपल सी बात है, बिहेवियर का मतलब है जो आप और में करते हैं। तो इसेंशियली बिहेवियर का मतलब है एक डिसीजन, जो फैसला हम बोलते हैं, या मराठी में हम बोलते हैं निर्णय। तो हम जो भी निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, इसी को हम बिहेवियर बोलते हैं। काफी बार हम ऐसा भी करते हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हम आज कुछ नहीं करने वाले। तो कुछ नहीं करने का भी एक फैसला है, डिसीजन है। तो इन्वेस्टर के बिहेवियर के बारे में हम बात करें तो इन्वेस्टर जो नॉर्मली एक्शंस करते हैं, बाजार में कुछ इवेंट्स होते हैं तो उसके हिसाब से वो रिएक्शन करते हैं। जो निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, फैसला किस तरीके से लेते हैं कि बाजार में पैसे और डालें या पैसे बाहर निकाल लें, ये सभी निर्णय या फैसला को हम बिहेवियर बोलते हैं। इसेंशियली बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि मार्केट इवेंट्स के हिसाब से इन्वेस्टर्स के सोचने की जो पैटर्न है, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और किस तरीके से वो डिसीजन या फैसला लेते हैं कि इस वक्त बाजार में क्या करना है, खरीदना है या बेचना है। इसी को हम इन्वेस्टर बिहेवियर। ओके। तो सर, ये जो निवेशकों का बिहेवियर या बर्ताव जो बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बर्ताव या व्यवहार, तो ये कितना रिलीवेंट और कितना इम्पोर्टेंट है एक वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में। ये मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी एक कहानी लेता हूँ। और ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जो यूएस में घटी थी। दो निवेशकों की कहानी है। पहली जो निवेशिका थी, इनका नाम था ग्रेस ग्रोनर। मैं थोड़ा सा इनका आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। इनकी अगर हम बात करें, इनकी इनका जन्म एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। और अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जब वो 12 साल की थी, तब इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। तो इनके किसी रिश्तेदार ने इनको जाकर एक अनाथ आलय में जमा कर दी, ऑर्फनेज में जमा कर दी। और सीधी सी बात है, उस उम्र में आप समझ सकते हैं कि
अगर आपके पेरेंट्स ना हो तो सबसे पहला जो प्रभाव या इम्पैक्ट आता है वो पढ़ाई पर आता है। और यही इनके साथ हुआ। ये बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाई, फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज्यादा कर नहीं पाई। कहीं ना कहीं इनको लगा कि अपने आप को संभालना फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। और बहुत ही कम उम्र में, लगभग 20 साल की उम्र में इनको एक नौकरी मिल जाती है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और एज अ स्टेनोग्राफर वो ज्वाइन करते हैं। उस जमाने में स्टेनोग्राफर हुआ करते थे जो टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड वगैरह करते थे। और इसी कंपनी में उन्होंने 60 साल की उम्र तक नौकरी की और उसी प्रोफाइल में काम किया, यानी कि स्टेनोग्राफर करके ही वो रिटायर हुई। और ओके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी अगर हम पूरी जिंदगी देखें तो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल इनका रहा। हमेशा वो एक सिंपल वन बेड अपार्टमेंट में ही रहते थे। खुद की गाड़ी उन्होंने कभी खरीदी नहीं थी। हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। और जब तक वो जिंदा थी, इनफैक्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट उनको शायद बड़ा क्रिकेट का शौक था। वो अपनी जिंदगी में सेंचुरी बना के गई। 100 साल तक वो जिंदा थी। और जब तक वो जिंदा थी इन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, एक न्यूज आ जाता है। न्यूज ये आता है कि इस महिला ने अपनी स्कूल के लिए, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी, उस स्कूल के लिए वो $7 मिलियन दान में दे जाती है। और ये बड़ा अमाउंट है। ये न्यूज सुनते ही काफी लोगों को लगता है यार इतने पैसे कैसे आ गए होंगे इस महिला के पास। तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि इस महिला ने अपनी जिंदगी में बहुत ही सिंपल सरल काम किया था। उन्होंने जिस कंपनी में जॉब की, उसी कंपनी के सिर्फ 3 शेयर्स खरीदे थे। और उन शेयर्स को उन्होंने अगले 75 साल, 75 ईयर्स तक अपने पास रखा। तो आप समझ सकते हैं इतने साल की कंपाउंडिंग। और काफी बार बोनसेस, प्लेट्स, डिविडेंड्स, ये सारे उस शेयर्स में मिलते गए। वो दोबारा उसी स्टॉक में डिप्लॉय होता गया। और ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, $7 मिलियन का। अब इनकी डेथ के कुछ हफ्तों बाद एक और इंटरेस्टिंग कहानी यूएस में निकली, स्टोरी निकली यूएस में। और ये था रिचर्ड फुस्कोन नाम के एक जेंटलमैन का। अब इनका भी मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। रिचर्ड फुस्कोन ने एमबीए एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी से किया था। और उसके बाद उनको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में जॉब मिल जाती है। और उनका करियर इतने तेजी से ग्रो करता है कि वो कुछ ही सालों में उस कंपनी के वाइस चेयरमैन बन जाते हैं। और इतना सारा इन्होंने पैसा बना लिया होता है कि इन्हें लगता है कि 40 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। बोले अभी मैंने काफी सारा पैसा बना लिया है, अब मैं वो करना चाहता हूँ जिंदगी में जो मेरी पैशन है। तो 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली, ये सोचकर कि ये पैसा सफिशिएंट रहेगा। लेकिन रिटायरमेंट के कुछ सालों बाद इनका न्यूज आता है। और इनका न्यूज इसलिए आता है बिकॉज ये कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब इंटरेस्टिंग सी बात है, इनकी भी एनालिसिस अगर हम करें कि इनके पैसे खत्म क्यों हो गए, तो ये तो फिनेंस की फील्ड में एक एक्सपर्ट थे, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में एक एक्सपर्ट थे। लोगों को बताते थे कि किस तरीके से निवेश करना चाहिए। लेकिन इनके सारे पैसे एक ही एसेट क्लास में थे, रियल एस्टेट। और ये 20,000 स्क्वायर फुट वाली मैंशन में रहते थे। अब आप समझ सकते हैं कि 20,000 स्क्वायर फुट के मैंशन को संभालना, मेंटेन करना, उसके ईएमआई भरना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। और यही उनके साथ हुआ कि उनके पैसे खत्म हो गए। अब ये दोनों कहानी अगर हम ध्यान से देखें, ग्रेस ग्लोनर वो महिला थी जिन्हें इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं पता था, फिनेंस के बारे में उनकी नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उस महिला ने $7 मिलियन वो छोड़ गई। और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन है जो इन्वेस्टमेंट और फिनेंस के बादशाह थे। उनको सब कुछ पता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं बचे। तो इन दोनों कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारा एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, हमारी अपब्रिंगिंग है, उसका शायद वेल्थ क्रिएशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि इन्वेस्टर की व्यवहार कैसी रहने वाली, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है। और ये दोनों कहानी से हमें वही समझ आता है। उस महिला की बिहेवियर बहुत सिंपल थी। जो कंपाउंडिंग की हम हमेशा बात करते हैं, उस महिला ने दर्शाया कि कंपाउंडिंग किस तरीके से की जाती है। और दूसरी तरफ उनको सब कुछ पता था इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन फिर भी उनके पैसे खत्म हो गए। तो इन्वेस्टमेंट, हमेशा हम बोलते हैं, इज नॉट द स्टडी ऑफ फिनेंस, इट इज हाउ पीपल बिहेव विद मनी। इट इज हाउ पीपल बिहेव विद मनी। और इसलिए बिहेवियर बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है।
तो सर इस पूरे दोनों स्टोरियों से मैं एक ब्रीफ करूँ तो एक तो वेल्थ क्रिएशन में ना आपकी बड़ी डिग्री काम को आती है, मतलब एजुकेशन उतना मैटर नहीं करता जितना आपका बिहेवियर और साइकोलॉजी मैटर करता है। बिल्कुल। और दूसरा कि जो लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अगर उनको कंपनी उनकी सैलरी दे रही है, ग्रो हो रही है, तो अगर इस शॉप जो वो महिला ने किया था कि हाँ कंपनी हाँ। के शेयर, तो इस शॉप में भी अगर कोई पुरानी 25-50 साल पुरानी जितनी भी कंपनीज है, उनके इस शॉप भी अगर उन एम्प्लॉयज ने रखे हैं तो उनकी भी वेल्थ बनी है। बिल्कुल लेकिन हमें डर लगता है कि कंपनी का ये ईसॉप मतलब शेयर है, तो जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म हो जाए, बेच के निकाल के एफडी कर दो बिल्कुल या फिर बेच के निकाल के रियल एस्टेट में डाल दो, जो कि बिल्कुल एक्चुअल वो आपका ईसॉप आपको 15, 10, 12, 18% रिटर्न देने वाला था, लेकिन उसको आपने हटाया और आप गए रियल एस्टेट और उधर कार ली या कुछ खर्च किया या एफडी किया। तो ये दोनों अच्छे मैसेज है इन पूरी दोनों स्टोरियों से। बिल्कुल। मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, आपने सैलरी की बात की। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी पोजीशन आपको एक अच्छा इनकम दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए बिहेवियर सबसे क्रिटिकल एलिमेंट होता है। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि अभी मैं तो अच्छा रीडर हूँ और जो भी पढ़ने को मिलता है तो पढ़ लेता हूँ, जस्ट फॉर व्यूअर्स, कि हम्म। ये सारे बुक्स है और इसमें एक साइकोलॉजी ऑफ मनी और डेनियल kahneman का थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये बिल्कुल। दो फेवरेट बुक्स है। तो या वो डाबोली का कोई और लिटरेचर है, या और जो नसीब तालेब या और बिहेवियरल साइंस या इस पर जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, तो हम्म। वैसे कोई रिसर्च या जो डिसीजन होते हैं और उस पर इम्पैक्ट करने वाले कोई स्टडीज या कोई रीडिंग मटेरियल और कोई आप शेयर कर सकते हो तो या इसका जो स्टडी है? हाँ, इसका अगर हम बिहेवियर की स्टडी की बात करें तो यूएस में इसकी स्टडी सबसे पहले ओरिजिनेट की गई थी। ये स्टडी का नाम है दलबार स्टडी, DALBAR। बहुत ही फेमस स्टडी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं और जो निवेशक के रिटर्न्स है, इन्वेस्टर के रिटर्न्स है, उन्होंने देखा कि इसमें गैप है। और गैप कितना है? लगभग 5% का गैप सालाना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो मान लीजिए हम बोले कि सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न साल का बना के दिया है, तो ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर को सिर्फ 10% के रिटर्न ही मिले। और हम हमेशा ये चीख चीख के बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं कि इक्विटी ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए, 15-16% साल के रिटर्न बना के दिए। लेकिन एवरेज इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स हम देखें तो उनको 15-16% नहीं मिला है। और इसका गैप जो है, या ये जो डिफरेंस है, इसको उन्होंने एट्रीब्यूट किया और बताया कि ये उनके बिहेवियर के कारण है। अभी इनका 2023 का भी रिपोर्ट निकला हुआ है और उन्होंने यही पाया वापस कि जो S&P 500 की इंडेक्स है यूएस की, उसका 2023 के रिटर्न्स के कंपैरिजन में जो इन्वेस्टर को रिटर्न्स मिले हैं, उसका गैप लगभग 5.5% का है साल का। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सालों से ये स्टडी करते जा रहे हैं। और आप जैसे शुरुआत में आपने भी बताया कि बिहेवियर बहुत क्रिटिकल रहा है, आगे भी रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं बिहेवियर में डिस्प्ले होकर आ रहा है कि इन्वेस्टर को वो रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट में बना के दिए हैं। और इसी तरीके के स्टडीज इंडिया में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी किया है। सारे इक्विटी फंड्स को उन्होंने कंसिडर किया था 2002 से लेके 2022 के बीच में, तो 20 साल का डेटा है। और इस डेटा में भी यही समझ आया कि जो जितने भी सारे इन्वेस्ट इक्विटी के फंड्स हैं, ऑन एन एवरेज उन्होंने उस 20 साल के पीरियड में 19% का साल का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन हमारे निवेशकों को एवरेज 14% का ही रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 5% हर साल का गैप है। अब इसको आप कंपाउंड करेंगे 10, 15, 20 साल, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो गैप है, ये बिहेवियर के कारण है। इन्वेस्टर आते हैं, जाते हैं, यही चीज, वही सिलसिला वो जारी रखते हैं। राइट? इसी के कारण वो रिटर्न्स नहीं बना पाते। सर अभी जस्ट एक मैं अपने बारे में थोड़ा एडिशन करूँ तो हम्म। पिछले 22 साल से
मैं इस बिजनेस में हूँ। ओके। आफ्टर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। हम्म। अभी तब से अभी तक अराउंड 3000 इन्वेस्टर है और 450 करोड़ के एसेट है अभी आरजीएफएस के पास। ठीक है। लेकिन पिछले 20-25 साल से हम एक इन्वेस्टर को मिलते समय दिखा देते हैं कि 10,000 का अगर एसआईपी किया होता तो हाँ। आज 36-40 लाख का 15 करोड़ बन गया, कुछ फंड में 10 करोड़ बन गया, 20 करोड़ बन गया। बिल्कुल। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि आधे परसेंट भी लोग नहीं होंगे बिल्कुल। कि अगर सिर्फ रुके होते 20-25-30 साल तक तो भी आज मोर देन 10 करोड़ 5 करोड़ वेल्थ बन जाती। लेकिन वो एक्चुअल वेल्थ नहीं बनी है। तो उसमें फिर से वही है आपका बिहेवियर और बर्ताव कि बिल्कुल। आप उस एसेट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। तो आगे का जस्ट इसी के इसमें है कि ये जो डिसीजन हम लेते हैं तो इस पर इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे कोई साइकोलॉजिकल और बिहेवियर ऐसे कुछ फैक्टर है क्या? बिल्कुल है। इनफैक्ट हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हमेशा में ये भी बोला जाता है कि हम एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, यानी कि कहीं ना कहीं इमोशंस हम सब में है। और इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट इमोशंस आ जाते हैं। पहला है फियर, डर, और दूसरा है ग्रीड या लालच। और उसी के साथ साथ हम कुछ बायसेस भी दर्शाते हैं। बायसेस का मतलब है पक्षपात। ठीक है। तो और ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि इन्वेस्टर अपने अपने जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको फॉलो नहीं कर पाते। इनफैक्ट स्टडीज यही बताते हैं कि ज्यादा करके इंसान इमोशनल डिसीजंस ही लेते हैं लाइफ में। तो ये जो इम्पोर्टेंट इमोशनल फैक्टर्स हैं वो हमेशा इन्वेस्टर को बाजार में टिकने नहीं देते हैं। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में भाग लेना बहुत आसान है, पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है, लेकिन उसमें बने रहना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। तो वही कि अगर इसमें ग्रीड और फियर तो आपने कवर कर लिया कि मेन वही फैक्टर है। अभी कभी कभी मैं इन्वेस्टर को मिलने जाता हूँ तब हम्म। उनको बोलता हूँ कि आपको अगर एक फॉरेन ट्रिप करनी है और 5 लाख का बजट है तो 5 लाख का बजट के लिए आप अनप्लान वो अगर ट्रिप कर रहे हो तो आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करके इजीली घूमने जाओगे। बिल्कुल। लेकिन वही एंगल हम गोल्ड को लगा देते हैं हम्म। कि अगर मुझे सिंगापुर ट्रिप करनी है तो मैं घर का गोल्ड बेच के ट्रिप करके आऊंगा क्या? बिल्कुल। 99% लोग नहीं जाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वहां से इजीली, क्योंकि वो अटैचमेंट गोल्ड में जितनी इमोशनल है उतनी इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में नहीं है। तो वो फिर से एक बिहेवियर का ही ये है। तो बिल्कुल। अभी जैसे हमने या आपने भी 2007 या मैंने भी 2002 मैंने स्टार्ट किया था तब सेंसेक्स था 3000, आज है 78,000 समथिंग या 75 पकड़ लो। तो सेंसेक्स ग्रो हुआ है, निफ्टी ग्रो हुआ है। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था निफ्टी था 1800 पॉइंट, हम्म। आज है अराउंड 23,000। तो जो मार्केट कंडीशन चेंज हुए हैं, अलग अलग क्राइसिस आए, अलग अलग वायरसेस, अलग अलग अटैक, और मार्केट 25% 20% 10% जो भी है करेक्ट हुआ। तो ये मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है या फिर कंडीशन जैसे मार्केट की चेंज होती है तो हम्म। वैसे इन्वेस्टर बिहेवियर पर वो कैसे इम्पैक्ट करती है, और वो इम्पैक्ट पर एक्चुअल इथिक मतलब अपना लॉजिकल और इलॉजिकल हम्म। इन्वेस्टर ने कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मली हम इक्विटी की जब बात करते हैं तो हम एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला ये है कि पैसा बनाने के लिए आपको बाजार जब नीचे है, यानी कि अ, सस्ता है उस वक्त खरीद लो, और बाजार जब महंगा है तो बेच लो, ये हम फॉर्मूला बताते हैं। तो बाजार कमी असताना खरेदी करावी, यानी जेव्हा बाजार जास्त असतो तेव्हा ते अपन विक्री करावी, ये सिंपल लॉजिक हम बोलते हैं बाजार के लिए। इंग्लिश में हम बोले तो इसको हम बोलते हैं बाय लो सेल हाई। लेकिन ज्यादा करके हम क्या देखते हैं कि लोग बाजार में तब आते हैं जब बाजार ऊपर होता है। या आपने भी शायद आपके प्रैक्टिस में देखा होगा कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट करें या इन्वेस्टमेंट करें। तो ये अगेंस्ट दी थंब रूल, अगर हम बोले, उस तरीके से काम करता है। अब होता क्या है, जब आप बाजार महंगे में आते हो, अब महंगे में इंसान क्यों आता है? बिकॉज उसने देखा है कि बाजार लगातार ऊपर जा रहा है। जैसे हमने 3 साढ़े 3 साल बाजार एक तरफा हमने रैली देखा। काफी लोग को लगता है कि यार
ये तो बहुत आसान तरीका है पैसे बनाने का, तो मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट जस्ट उसी करना को, चाहिए। हाँ जस्ट उसी को ऐड कर रहा हूँ कि हाँ। पिछले 3 साल में लोगों का ऐसा था कि 30-40% तो मेरा रिटर्न का बर्थ राइट है, कि उतने तो बिल्कुल। मिलते ही। हाँ। तो उस पर्पज से लोग आते हैं कि मुझे, उन्हें लगता है कि यार सब लोग पैसे बना रहे हैं, मुझे भी बनाना चाहिए, तो उस महंगे बाजार में आ जाते हैं। उसमें कोई गलती नहीं है, चलो आप आ भी जाओ। लेकिन दिक्कत क्या हो कि बाजार की साइकिल चलती है, उतार चढ़ाव चलता है, तो आप महंगे में बाजार में आते हो तो कुछ समय के बाद बाजार नीचे भी आने वाला है। और जैसे ही बाजार नीचे आ जाता है उनको डर लगने लगता है, पैनिक आ जाती है, जो हम फियर एंड ग्रीड की बात कर रहे थे, तो ग्रीड में वो आ जाते हैं। जैसे ही बाजार नीचे आता है वो डर डर पैदा हो जाता है। और डर क्यों पैदा हो जाता है? बिकॉज बाजार में उस वक्त न्यूज भी नेगेटिव चल रही है। जैसे आज की हम बात करें तो बाजार, हमने देखा है कि नवंबर में थोड़ा करेक्शन हुआ। अब हम पिछले सप्ताह भी हमने कुछ करेक्शंस देखे, कहीं ना कहीं भी वातावरण ऐसा लग रहा है कि शायद करेक्शन थोड़ा सस्टेन होगा वगैरह वगैरह। तो जैसी ऐसी न्यूज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, और ज्यादा डर लगने लगता है। और जैसे ही डर लगता है, लोगों को लगता है कि शायद बाजार और नीचे जाएगा, तो मैं आज ही निकल लेता हूँ। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, तो मान लो कोई बाजार में 100 रुपये निवेश करता है, और इसने इन्होंने तब निवेश किया जब बाजार ऊपर है, और निवेश करने के कुछ महीनों बाद बाजार नीचे आता है। ठीक है। बाजार महीने नीचे आता है, मान लो 10% करेक्शन हो जाती है, 100 रुपये की 90 हो जाती है। तो जैसे ही 100 की 90 हो जाती है, दिमाग में ये आता है थॉट की 90 का 80 तो ना हो जाए, 80 का 70 ना हो जाए। तो उनको लगता है लॉसेस बढ़ सकते हैं, और इसलिए वो एग्जिट कर जाते हैं। तो हमने बताया कि आप बाजार नीचे है तब आओ, महंगे में निकलो। ज्यादा करके इन्वेस्टर रिवर्स करते हैं, महंगे में आते हैं, और रिवर्सल में या लॉस में वो निकल जाते हैं। तो वो कभी भी बाजार में टिक नहीं पाते। और बाजार की जो कंडीशन है, जो आपने सवाल भी पूछा, तो इसके कारण बिहेवियर किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। जब बाजार ऊपर की तरफ चलता है लगातार, तो बुलिश मार्केट जो होता है, तो इन्वेस्टर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। जैसे हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में काफी यंग इन्वेस्टर्स आए हैं इस बाजार में, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि वो किंग कॉन्ग बन गए इस इंडस्ट्री के, इस बाजार के। और उसके कारण वो काफी रिस्की डिसीजंस देते हैं। दूसरी तरफ जब बाजार करेक्शन मोड में आ जाता है, बैरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाती है, तो पैनिक सेलिंग हो जाता है, और एक्सेसिव तरीके से वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से आप देखेंगे बाजार की जो रिएक्शन है बुलिश बैरिश ट्रेंड में, साथ ही साथ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं उस बिहेवियर को एम्पलीफाई कर देता है। तो डर और ग्रीड तो ऑलरेडी हम में है। बुलिश फेज में हमको लगता है कि हम कुछ भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगा, और बैरिश फेज में हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाली है, कोविड की तरह। तो ऐसा, ये जो सारी इवेंट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को रेगुलरली इम्पैक्ट करते रहती है। एक बिहेवियरल साइंस में इसी को जनरली वो रिसेंसी बायस बोलते हैं। हाँ। तो एक ये है आपसे मतलब कि अब ये रिसेंसी बायस और अदर कोई बायसेस या ह्यूरिस्टिक्स है, तो एक 4-5 एग्जांपल अगर हो सके तो शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा कि क्या बायसेस जनरली एक नॉर्मली इन्वेस्टर या निवेशक के दिमाग में होते हैं, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे फेस करना चाहिए। ठीक है। मैं एक आधो क्विक एग्जांपल्स ले लेता हूँ, एक आधो बायसेस हम क्विकली कवर कर देते हैं। पहला जो बायस है, इसको हम बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब है भेड़ बकरियों वाला स्वभाव। अब इसमें होता क्या है कि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि अगर बहुत सारे लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हमें लगता है ये सही है। तो एक सिंपल एग्जांपल अगर हम पहले देखें, तो मैंने काफी बार देखा है कि लोग आईफोन खरीद लेते हैं। अब आईफोन खरीदते हैं इसलिए बिकॉज उनके आसपास में काफी लोगों के पास आईफोन होता है। तो ये अर्ड मेंटेलिटी की, मेरे आसपास काफी लोगों के पास आईफोन है तो मुझे भी खरीद लेना चाहिए। और वही इन्वेस्टमेंट में भी हम देखते हैं कि काफी बार निवेशकों ने खुद के हिसाब से स्कीम में निवेश किए होते हैं, या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे लगाए होते हैं। और जब आप उनसे पता करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका एक जनरल स्टेटमेंट होता है कि मेरे रिश्तेदार या मेरे ऑफिस में किसी ने इस स्कीम में पैसे लगाए तो मैंने भी लगाए। तो जितना ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर स्कीम में पैसे लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाते हैं, लोगों को लगता है कि ये सही होगा, बिकॉज इतने सारे लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। और इसी को हम बोलते हैं अर्ड मेंटालिटी। जैसे आपने रिसेंसी बायस की बात की, मान लीजिए अभी हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है, मान लो उसने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हमने देखा काफी निवेशक स्मॉल कैप में आना चाहते हैं, उन्होंने पैसा स्मॉल कैप में लगाया है। और उनको देखते देखते बाकी लोग भी सोचते हैं कि सब लोग स्मॉल कैप में आ रहे हैं तो मुझे भी आना चाहिए।
लेकिन स्मॉल कैप शायद हर एक इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकता है, या प्रोपोर्शन उसकी अलग अलग हो सकती है, बिकॉज स्मॉल कैप का सेगमेंट जो होता है बहुत ही जोखिम वाला होता है, रिस्की होता है। और इसलिए जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट की होराइजन लंबी ना हो और आप एक अच्छा रिस्क नहीं ले सकते हैं, शायद आपके लिए स्मॉल कैप सही फंड नहीं हो सकता है। दूसरा जो बायस हम हमेशा देखते हैं एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन बींग्स, वो है लॉस एवर्जन बायस। लॉस एवर्जन का मतलब है कि हम लॉस कभी बुक करना नहीं चाहते हैं, भले हमारे पोर्टफोलियो में लॉस दिखे, लेकिन हम उसको बुक नहीं करते हैं। तो हम लॉस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और इससे होता क्या है कि हम काफी बार ऐसे इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं जो शायद उतना अच्छा नहीं है अभी, और आइडियली हमको उससे निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारी लॉस एवर्जन बायस हमें रोक देती है और हमें बोलती है कि कहीं ना कहीं ये दोबारा रिबाउंस करके आएगा, तो इंतजार करते हैं। और मैंने इसको इसको काफी स्टॉक्स के एग्जांपल्स में देखा है। लोगों के पास कोई कंपनी के शेयर्स 15-20 साल से पड़े हैं, वो बिल्कुल वो स्टॉक खत्म हो गई है मान लो, लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं, बिकॉज लॉस अवर्शन बायस उनको कहीं ना कहीं अंदर से आवाज देती है कि ये दोबारा आ जी। जाएगा। फंडामेंटली उस कंपनी में अब कुछ बचा नहीं होता है। तो लॉस एवर्जन भी एक कॉमन बायस है, जो हम बहुत ही नॉर्मली देखते हैं। तीसरा, रीसेंसी बायस की भी आपने बात की। तो रीसेंसी बायस को समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, और ये सब हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। तो मान लीजिए हम फोर व्हीलर लेके हाईवे पे चले जाते हैं, और फोर व्हीलर में लेके आप हाईवे पे जाते हो, तो हाईवे पे 3 लेन है मान लो, आपकी गाड़ी बीच वाली लेन में है, और आपके लेफ्ट और राइट में भी एक लेन है, और ये तीनों लेन अटकी पड़ी है, यानी कि ट्रैफिक है, 10-15 मिनट से कोई गाड़ी मूव नहीं हो रही है। 10-15 मिनट के बाद आपकी लेफ्ट वाली जो लेन है वो स्टार्ट हो जाती है, और लगातार अगले 5 मिनट तक ये लेन चालू है। आप बीच वाले लेन में फंसे हो, तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी ना किसी तरीके से गाड़ी को लेफ्ट वाली लेन में डाल देते हैं, बिकॉज वो लेन चल रहा है। और जैसे ही हम इस लेन में आ जाते हैं, हम देखते हैं कि वो लेन बंद हो जाती है, और जो अपना ओरिजिनल लेन है बीच वाला, वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम दोबारा वापस इस वाले लेन में आने की कोशिश करते हैं। तो रीसेंसी बायस में होता क्या है कि जो रीसेंट एपिसोड्स हुए हैं या रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस में हम डिसीजंस लेते हैं। और ये काफी बार हम एसेट क्लासेस के माध्यम से देखते हैं। तो अगर गोल्ड एज एन एसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 2-3 महीने से, तो लोगों को लगता है कि मुझे गोल्ड में आ जाना चाहिए। और जैसे ही वो गोल्ड में आते हैं, तो शायद गोल्ड की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, इक्विटी अच्छा करना स्टार्ट करता है, तो वो दोबारा इक्विटी की तरफ आते हैं। यही चीज हम इक्विटी के अंदर भी देखते हैं कि कभी लार्ज कैप अच्छा करता है तो सब लोग लार्ज कैप में आना चाहते हैं, कभी मिड कैप अच्छा करता है तो सब पैसा निकाल के मिड कैप में आना चाहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लेन चेंजिंग। तो लेन चेंजिंग इज नथिंग बट आपकी रिसेंसी बायस है, और इस ये करने से आपकी सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, और आप शायद वेल्थ क्रिएशन कभी कर नहीं पाएंगे। तो ये जितने भी बिहेवियरल बायसेस है, हम्म। तो उसको मिटिगेट या कम करने के लिए या थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए ऐसा कोई स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टर ऐसा क्या कर सकता है जो कि ये थोड़ा सा मिटिगेट करे? तो दो सिंपल फॉर्मूला है। पहला तो है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करिए। आपके ओके। गोल्स के लिए, अपने आर्थिक लक्ष्य के लिए आप निवेश करिए। ऐसा करने से होता क्या है कि आप ज्यादा डिसीशंस नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए एक अलग से एसआईपी कर रखी है। अब मेरा रिटायरमेंट आज से शायद 15 साल के बाद है। तो जब मैं उस रिटायरमेंट के पर्पज से पैसों को लगाता हूं, तो मैं उस पैसों को बार बार टच नहीं करूँ। तो जब आप बिना गोल के निवेश करते हो, आपने सिर्फ एसआईपी कर रखी है, अभी आपने उसको किसी गोल के साथ नहीं जोड़ा है, तो जब भी बाजार में कुछ होता है या आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आपने भी बात की किसी को फॉरेन ट्रिप लगानी हो, सीधा म्यूचुअल फंड से निकाल देता है, बिकॉज वो गोल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो गोल के साथ जोड़ने से क्या होता है कि आप अपने आप को डिसीजंस लेने से रोक देंगे। दूसरा, एसेट एलोकेशन। ये भी बहुत जरूरी है। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि आप अलग अलग एसेट्स में पैसों को निवेश करिए। इससे होता क्या है, तो मान लीजिए हम एसेट एलोकेशन में नॉर्मली इक्विटी, डेट और एक कमोडिटी गोल्ड में हम निवेश करने के लिए बात करते हैं। अब इसका पर्पस है, इसकी साइंस है। साइंस क्या है कि जब इक्विटी बाजार नीचे आता है और अनसर्टेन वातावरण हो जाती है, तो हमने देखा है कि गोल्ड अच्छा करना स्टार्ट करता है। तो आपको जो इक्विटी में लॉस दिखेगा वो गोल्ड से कॉम्पनसेट हो जाएगा। और डेट अपना राहुल द्रविड़ की तरह होता है, जो स्टेबल परफॉर्मेंस देते रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपकी पोर्टफोलियो अगर सारी इक्विटी में ही रहे, तो बाजार नीचे आने से वो पैनिक ज्यादा हो जाता है,
आपको 100 रुपए की वैल्यू 80 दिखती है, 70 हो जाता है, तो आप पैनिक करके निकल जाते हैं। यही जब आप एसेट एलोकेशन करेंगे, गोल्ड इक्विटी डेट तीनों में डालेंगे, बाजार गिरेगा तो शायद आपकी 100 की वैल्यू 80 ना होगी, वो 85 होगी या 90 होगी। तो रिलेटिव बेसिस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको वो रोक देती है कि डिसीशंस कुछ ले एग्जिट करने से वो आप रोक सकते हो। और इसी पे मुझे एक और चीज याद आती है, जो अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो अर्जुन की भी यही दशा थी। जब कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे थे तो वो कुरुक्षेत्र में। भी, हाँ, तो वो भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि मैं कैसे रोकूं, मैं तो इंसान हूं, मैं कैसे उस इसकी तरफ जाऊं कि मैं स्टेबल माइंड कैसे बनाऊं। तो उन्होंने भी यही उपदेश दिया था कि तुम्हें वो श्लोक बोल के बताता हूं। तो वो श्लोक है, यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियान इंद्रिया तेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उन्होंने बोला जो टर्टल है, कूर्मोंगानी मतलब टर्टल, टॉर्टोइस, आपने देखा होगा जैसे ही उसको डेंजर दिखता है वो अपने सारे शरीर को अंदर ले लेता है, शेल के अंदर, और जब तक वो डेंजर देती है वो अंदर ही दबा देता है। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को ये बोलते हैं कि अपनी जो इंद्रियां हैं, सेंसस हैं, उसको तुमको विड्रॉ करना है, कंट्रोल करना है, तभी आपकी माइंड फिक्स करके आप कंट्रोल कर सकते हो और इमोशन से आप दूर रह सकते हो। तो मेरे हिसाब से गोल प्लानिंग, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, एसेट एलोकेशन, और अपने इमोशंस इमोशंस से दूर रहना। इन्वेस्टमेंट में इमोशन आपका शत्रु है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सर इसमें से ही एक सब क्वेश्चन निकल के आया है कि मैं भी अध्यात्म पढ़ता हूँ, हम्म। और फॉलो भी करता हूँ। तो वेल्थ क्रिएशन में अध्यात्म या ध्यान, या वैदिक कोई ऐसा कुछ अलाइन करके हम समाधानी सुखी रह सकते हैं क्या? हम्म। और ऐसा कुछ रीडिंग या कुछ लिटरेचर या कुछ यूट्यूब या अदर इसमें उसका हम वेल्थ क्रिएशन में यूज कर सकते हैं क्या? कि एक जो स्थित प्रज्ञ जो बोलते हैं, या मोक्ष मिला मुझे, हम्म। अभी फ्रीडम मतलब इनडायरेक्टली मोक्ष मिला मुझे, कि फिनेंशियली फ्री हो गया मैं। करेक्ट। जितनी भी रिस्क है, जितनी भी इच्छाएं है मेरी, जितने भी ड्रीम सपने हैं, तो उसके लिए मैं ये अध्यात्म और ध्यान इसको कुछ अलाइन कर सकता हूँ क्या? और आपका थॉट क्या है उस पर? मेरे हिसाब से ध्यान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ध्यान करता क्या है, आपको कहीं ना कहीं आपको, आपके माइंड को वो काम करता है, आपके माइंड को वो बैलेंस करता है। और ये बहुत जरूरी, बिकॉज ये सारे डिसीशंस जो हम करते हैं लाइफ में, ये तब होता है जब, और मुझे याद है पूर्वज अपने यही बोलते थे कि कोई भी चीज एसटी में मत करो, सोच समझ के करो। अब जब आपकी माइंड कूल रहती है, काम रहता है ध्यान से, तो आप मेडिटेशन जब करते हैं तो आपका जो सेंसस है उसको आप काफी हद तक कंट्रोल कर पाते हो। ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से भी आप आपकी ब्रीदिंग को जब कंट्रोल करते हैं, आपको आपके माइंड को भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो याद रखिए कि हम थॉट्स को रोक नहीं पाएंगे, थॉट्स तो आते रहेंगे, लेकिन ये सब करने से हमारा जो मन है वो काफी तरीके से बैलेंस्ड हो जाता है, काम हो जाता है, और जो पैनिक वाले डिसीजन से हम नॉर्मली नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं, कि आपको एक अच्छे निवेशक बनने के लिए ये भी आपको हेल्प करेगा। आपको इन्वेस्टमेंट तो करना है, बिल्कुल एसआईपी आपकी चलानी है, पैसे लगाने हैं बाजार में, पैसे तब बनेंगे, लेकिन वो जो पीरियड है ऑफ बाजार की अनसर्टेनिटी, बाजार की साइकिल्स, उस ग्रीड और फियर से दूर रहना, इन सब के लिए कहीं ना कहीं ये जो चीजें आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल रहती है। अभी एक हम एंड की तरफ आते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि इन्वेस्टर बायसेस और ह्यूरिस्टिक या बायसेस जो बोलते हैं हम, हम्म। एज अ टेक्निकल टर्म में और साइकोलॉजिकल टर्म में, बायसेस मतलब कि हमारे पूर्वग्रह या पीढ़ियों से जो चलते आ रहा है उसी को फॉलो करना है, या जो हमारे दिमाग में हमने कंसिडर करके रखा है। तो हम्म। बायसेस कम करने के लिए एडवाइजर का रोल क्या होता है? और क्या सही में एडवाइजर जरूरी होता है वेल्थ क्रिएशन में? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसको भी मैं भगवत गीता के साथ कनेक्ट करूंगा। आप अगर आप देखेंगे कुरुक्षेत्र का जो मैदान था, उसमें दोनों कौरव और पांडव युद्ध के लिए आ गए थे, और अर्जुन जो एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर माना जाता है,
वो पूरे जोश में है, उत्साह में है लड़ाई करने के। और वो भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान कृष्ण उनके सारथी थे, तो उनसे कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्छुता यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान। एक कृष्ण, मुझे इन सेनाओं के बीच में ले चलो, मुझे देखना है कि कौन कौन मेरे साथ लड़ने आया। इतने जोश में वो रहते हैं, मुझे निरीक्षण करना है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं चलो मैं ले चलता हूँ। और जैसे ही वहां जाते हैं वो देखते हैं कि मेरे ही सारे भाई बंधु हैं यहाँ पे, मेरे कौरव भाई हैं, मेरे आचार्य यहाँ पे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भीष्म पितामह है जिनके गोद में मैं बचपन में खेला था, ये सब मेरे खिलाफ लड़ने आए हैं। और जैसे ही इन सबको देखते हैं वो सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और वो भगवान कृष्ण से कहते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुकम च परिशुष्यति। इन सबको जो मेरे खिलाफ लड़ने आए मेरे ही लोग हैं, और इनको सब देख के मैं इमोशनल हो चुका हूँ। मेरी मुख जो है, परिशुष्यति मतलब मेरे मेरे मुख मेरा मुख अभी सूखने लगा है, मेरे हाथ पैर अभी कांप रहे हैं। और वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरा शरीर तप रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे युद्ध नहीं करनी। तो याद रखिए, जो इंसान पूरे जोश के साथ बाजार में जो जोश के साथ मैदान में लड़ने आया था, वो कुछ समय बाद इमोशनल हो गया, सेंटिमेंटल हो गया। और तब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश शुरुआत करते हैं। और अ, काफी क्वेश्चन आंसर चलता है, और फाइनली भगवान कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हें ये युद्ध लड़ना है। मेरे हिसाब से एडवाइजर का भी यही रोल है, वो भगवान कृष्ण का रूप लेते हैं, अर्जुन की तरह इन्वेस्टर भी बिहेव करते हैं। आपने देखा होगा काफी निवेशक 15 20 साल 30 साल के लिए एसआईपी लगाने के लिए आ जाते हैं, वो भी अर्जुन की तरह बहुत ही उत्साहित हैं, पैशनेट हैं। लेकिन जैसे ही वो बाजार में आते हैं, तो उनके लिए बाजार कुरुक्षेत्र मैदान है, जहाँ पे जैसे ही बाजार बाजार की उतार चढ़ाव देखते हैं, वही सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे इस एसआईपी से मुक्त करा दो, मुझे पैसे बंद करवा दो, रिडिम्पशन लगा दो, एसआईपी स्टॉपेज करा दो। और इसलिए आप लोगों का रोल जो है एज ए कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उनको कोच करते हो, मेंटोरिंग करते हो, उनकी काउंसलिंग करते हो। और अर्जुन की तरह आप भी उनको बोलते हो कि आपको इस मैदान में बने रहना है, क्योंकि आप इस मैदान में बने रहोगे। अर्जुन को तो डाउट था कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जीतेगा तो भी क्या फायदा होगा। लेकिन निवेशक अगर बाजार में बने रहते हैं, तो लंबे समय में पैसा बिल्कुल बनता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इसलिए एडवाइजर का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उस इमोशंस को मैनेज करे। हम किसी भी कस्टमर के बिहेवियर को बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हम शायद कोशिश करके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं कि आप इस बाजार में बने रहिए, आप निश्चिंत ही इसमें सक्सेसफुल बनेंगे, आपके पैसे बनेंगे। तो सर अभी इनका जस्ट आपका जो भी 20 22 साल का एक्सपीरियंस है, रीडिंग है, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल थॉट है, तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बुक है, वो बुक क्यों लिखने का थॉट दिमाग में आया, और उससे इन्वेस्टर या लोगों ने क्या सीखना चाहिए। और दूसरा कि आज का इन्वेस्टर मतलब पिछले 3 महीने में वो हम्म। कुरुक्षेत्र में आके खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी ये कुरुक्षेत्र में वो कहीं मूर्छित ना हो जाए, मार्केट 8 10% डाउन है, तो हम्म। आपका सजेशन उन इन्वेस्टर के लिए क्या होगा। आप एज अ कृष्ण बन के सारे व्यूअर को कैसे गाइड करोगे, आज के कुरुक्षेत्र में खड़े होना है या क्या करना है, क्योंकि पिछले 3 6 महीने में मार्केट 8 10% डाउन है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। जो पिछले 2 साल से इन्वेस्टर आए हैं वो पूरे जोश में आए थे कि बिल्कुल। इक्विटी मार्केट या इंडिया का सेंसेक्स या मार्केट मतलब 25 30% तो ऐसे ही आने वाला है। तो उन्होंने जोश में आए, अभी कुरुक्षेत्र में फंसे हैं, तो उनको आप क्या गाइडेंस दोगे, और थोड़ा बुक के बारे में भी बताइए। ठीक है। तो मैं बुक वाला पार्ट लास्ट में बताता हूँ, बिकॉज हम इस टॉपिक पर ही थे। तो मेरा सिंपल है कि आपको बने रहना है, एज सिंपल एज दैट। देखो, बाजार में मूर्छित इंसान कब होता है, जब आप एग्जिट करके निकलते हो। और यहाँ पे भी मैं एक सिंपल माइथोलॉजी कनेक्ट करूंगा। हम सब ने चक्रव्यूह की स्टोरी सुनी है, अभिमन्यु किस तरीके से उसमें शहीद हो गया था। अब चक्रव्यूह की तरह ही हमारे इन्वेस्टमेंट भी है।
चक्रव्यूह में आप जानेंगे कि एंट्री डिफिकल्ट होता है, यानी कि आपको बीच में पहुंचना होता है, आसान नहीं होता है। लेकिन अभिमन्यु को पता चल जाता है कि एक शॉर्टकट है, मैं अंदर तो चला जाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी सीख नहीं पाते बाहर कैसे नहीं। ठीक है, तो और इसी में वो फंस जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो एंट्री भी बहुत आसान है, एग्जिट भी बहुत आसान है। right? अब इसी के कारण क्या होता है कि इन्वेस्टर को लगता है ये तो बहुत सिंपल है, तो मैं तो पैसे एग्जिट करके निकल लूंगा। लेकिन अभिमन्यु की उम्र, जब उनकी वो शहीद हुए थे, डेथ हुई थी उनकी, तो वो सिर्फ 16 साल के थे। और 16 साल का डेथ का मतलब है प्री मेच्योर डेथ। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप बाजार से पैसों को पहले ही निकाल लोगे, आपके आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के पहले, तो आप एग्जिट तो आसानी से कर पाओगे, लेकिन आपकी जो फिनेंशियल गोल है उसका भी प्री मेच्योर डेथ हो जाता है। तो आपकी डेथ नहीं होगी, आपके गोल की डेथ हो सकती है। आप बने हाँ, रहोगे तो या लंबे अपने समय। सपने की डेथ हो रही है, हाँ, अपने आप सपने बन मर रही है डायरेक्टली। हाँ। बिल्कुल, आप बने रहेंगे तो लंबे समय में इक्विटी की ट्रैक रिकॉर्ड है। और मेरे हिसाब से भारत में इक्विटी के अलावा ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जो लंबे समय में आपको बहुत ही बेहतर वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है। इसमें करना क्या है, आपको उसमें बने रहना है। तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में लोकल ट्रेन होती है। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको उस ट्रेन में चढ़ जाना है। आप आपको चढ़ने का आपको तरीका पता होना चाहिए। आप खड़े रहते हो, लोग आपको चढ़ा देते हैं ट्रेन। आपको बस ट्रेन में चढ़ना है। आप इंतजार मत करिए कि अगले ट्रेन पकड़ूं कि ये ट्रेन छोड़ दूं, वो नहीं करना है। आप चढ़ जाइए, आप आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। इक्विटी का भी वही रोल है, आप उस इक्विटी में पार्टिसिपेट करिए, बने रहिए। आप जैसे ही बने रहेंगे, आपके पैसे बनेंगे, आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी। तो डोंट वरी अबाउट मार्केट फोर्सेस। बाजार में इवेंट कुछ ना कुछ चलते रहेगा। आज एक रीजन है तो कल और कोई रीजन आएगी। आपको उस नॉइज से दूर रहना है। ठीक है, उस टर्टल की तरह आपको बिहेव करना है। आपके सारे आंख और कान बंद करने हैं। और आपको सिर्फ जिस पर्पस के लिए आप निवेश करने आए हो, उसी पर्पस के हिसाब से आपको बने रहना है। मेरी बुक की बात करूं तो 2019 की बात है, तो मैं ब्लॉग्स लिखता था। तो ब्लॉग्स लिखते लिखते किसी ने मुझे सजेस्ट किया, आप इतना अच्छा ब्लॉग लिखते हो तो आप बुक क्यों नहीं लिखते हो। तो मेरी आदत हमेशा रही है कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, एनालॉजी स्टोरीज वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसी उसी पर्पस से मैंने बुक को लॉन्च किया था 2019 दिसंबर में। और उसमें है क्या, बेसिकली बुक का नाम है मनी मुनी। और इसमें हमने किया क्या है, लगभग 43 स्टोरीज हैं। छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट्स, बिहेवियर जो हमने आज चर्चा की, एडवाइजर जरूरी क्यों है, इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी क्यों है, इन सब चीजों को हमने छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से कवर किया है। तो बुक मतलब हर एक इन्वेस्टर ने रीड करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, आज थर्सडे के दिन, और मकर संक्रांति के एक दो दिन पहले ही हुई है, तो बिल्कुल। देश में माहौल भी सब खुशियों वाला है। तो ऐसे ही जो बरकत बोलते हैं हम कि अपना फार्मा या खेती के जो सब कुछ प्रोडक्शन आ रहा है, वैसे हाँ, ही वैसे आगे के इसमें हमारा भी वेल्थ का प्रोडक्शन वैसे ही आ जाए। ये मैं सारे व्यूअर को शुभकामनाएं देते हुए, आपका दिलो जान से धन्यवाद मानते हुए, थैंक तहे यू दिल सर। से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच सर, थैंक यू। और आपके निवेशकों को ऑल द वेरी बेस्ट। राम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन एडवाइजर। जैसे हमने बात की, आज पूरी चर्चा हमने बिहेवियर की बात की। एज एन इन्वेस्टर बस आपको आपके बिहेवियर को कंट्रोल पे रखना है, बाकी सारा चीज राम जी आपके लिए कर देंगे। ओके, राम भी है और कृष्ण भी है। कृष्ण भी है, तो दोनों आपके इसमें ही है, बिल्कुल। थैंक यू इन सो मच। थैंक्स।